हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबू फराज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 3। जिससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, और इसमें हम लोगों ने सारा डिटेल्स डीप में पढ़ा था ये कैसे काम करता है और इसमें हमारी गवर्नमेंट क्या रोल निभाती है और हम लोग उसको कैसे फॉलो करते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों का टैली RP9 का ये हम लोगों का सेकंड चैप्टर है, सॉरी थर्ड चैप्टर है। इस थर्ड चैप्टर में हम लोग डीप में और डिटेल में पढ़ेंगे कि हम लोगों का चैप्टर 3 क्या चीज़ है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में। चलिए तो सब शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस कितने तरीके के होते हैं। देखिए, अगर हम लोग देखा जाए तो काम के हिसाब से टोटल बिजनेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो हम लोगों का बिजनेस होता है वो होता है सर्विस। दूसरा जो हम लोगों का बिजनेस होता है वो होता है ट्रेडिंग एंड बिजनेस। और तीसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग। अब इस तीनों बिजनेस में हमारी गवर्नमेंट क्या रोल निभाती है और इस पे किस तरीके के टैक्सेशन लगते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अब डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो सर्विस बिजनेस होता है यानी सेवा आधारित व्यवसाय होता है, इसमें क्या चीज़ होता है। कहते हैं बिजनेस दैट प्रोवाइड सर्विस टू पीपुल, यानी ऐसा बिजनेस जिसमें हम लोग जितनी भी आम जनता हो, जो भी लोग हों, उनको केवल हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं यानी सुविधा देते हैं, वो सारे के सारे हमारे सेवा आधारित व्यवसाय यानी सर्विस वाले बिजनेस में आते हैं। अब इसमें हम किस टाइप का सेवा दे सकते हैं लोगों को, जस्ट लाइक बैंक, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, कोचिंग सेंटर, कंसल्टेंसी। यानी ये सारी चीजें, जैसे कि बैंक बैंक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं या पैसा को जमा करते हैं। ये भी बैंक हमको एक तरह की सेवा देता है। सेवा का मतलब ये हो जाता है कि जहां पर बहुत कम बजट लगा करके लोग क्या करते हैं, हमको सेवा प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे बैंक वाले ने क्या करा, जो बैंक होता है वो हमसे तो हमारा पैसा लेके अपने पास रखा रहता है, फिर जब हमको जरूरत पड़ती है तो हम जाके उस पैसे को क्या करते हैं, उसके पास से निकाल के ले लेते हैं। तो इस तरीके से बैंक भी हमको एक तरीके से सेवा दे रहा है। हॉस्पिटल क्या करता है, हॉस्पिटल भी एक तरीके से सेवा ही प्रोवाइड कराता है। जस्ट लाइक हमारे हाथ पैर टूट जाए या मुझको कोई बीमारी हो जाए तो वो क्या करते हैं, मुझको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। यानी मेरे हाथ को ठीक करना, पैर टूट गया तो उसको ठीक करना, ये सारी चीज। यानी हॉस्पिटल को भी सेवा के क्षेत्र में ही रखा गया है। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या इंसान को ही ले जाना, यानी जो भी चीजें होती हैं, इन सारी चीजों में हमारा ट्रांसपोर्ट आता है। यानी ट्रांसपोर्ट भी हमारा सेवा में ही आता है। अगला कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर क्या करती है, कोचिंग सेंटर हमको शिक्षा यानी एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। तो ये भी हमारे किस में आएगा, सेवा में ही आएगा। अगला है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी का मतलब ये होता है, जस्ट लाइक जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है, किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो किसी बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो बड़ा डॉक्टर हमको ना दवा प्रोवाइड करता है ना कुछ, वो सीधे हमसे बात करता है, मेरी बीमारी को समझता है और उसके बाद वो एक पर्चा लिखता है। यानी वो मुझको क्या देता है, सलाह देता है कि आपको किस टाइप का काम करना चाहिए। यानी आपको इस बीमारी में ये काम करना है, मैं आपको ये पर्चा लिख के दे रहा हूँ, आप फला जगह से जाके ये दवा ले लीजिए। या दूसरी तरीके से आप ये समझ सकते हैं, जस्ट लाइक आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट किया, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो बिजनेस को बहुत अच्छे से डील करता है, चलाता है। तो आपको रूल नियम बताएगा कि आप ऐसे ऐसे करके ये चीज करेंगे तो आपका बिजनेस रन कर जाएगा। उसके बदले में अगर आपने उसको पे आउट किया, यानी वो आदमी केवल लोगों को बिजनेस चलाने की सलाह के बारे में ही बताने के लिए बैठा हुआ है, तो उसका भी बिजनेस सेवा में आएगा। ओवरऑल सेवा का मतलब ये हो गया कि ऐसे बिजनेस जिसमें हम कम बजट लगा करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं और लोगों को सेवा यानी सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। तो गवर्नमेंट की नज़र में ये सारे के सारे बिजनेस आपके सेवा आधारित बिजनेस में आते हैं, यानी व्यवसाय में आते हैं। यानी टाइप्स ऑफ बिजनेस में ये मेरा पहला बिजनेस होता है, यानी कौन सा है, सर्विस बिजनेस। अब दूसरा बिजनेस है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग कैसे काम करता है ये इसको भी देख लेते हैं। अगर हम लोग ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में ध्यान से देखिएगा। कहते हैं बिजनेस दैट बाइज एंड सेल्स रेडीमेड गुड्स विदाउट मैन्युफैक्चरिंग देम। सीधी सी बात है, ट्रेडिंग में वो चीज वो बिजनेस से जाते हैं जिसमें बंदा आप मतलब कोई भी सामान को मैन्युफैक्चर यानी बनाता नहीं है, वो क्या करता है, दूसरे से खरीद के लाता है। जस्ट लाइक आपने किराने की दुकान खोल दिया, रिटेलर शॉप खोल दिया, किराना की दुकान आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, चावल हो गया, दाल हो गया, या बहुत ढेर सारी आपको नमकीन की पैकेट्स मिल जाती हैं। तो नमकीन की पैकेट में आपको मिल जाएगा और उसके ऊपर से आपको नमक मिल जाएगा। यानी जो भी चीज, या आप ऐसी कोई शॉप खोल लीजिए, जस्ट लाइक फर्नीचर की दुकान आपने खोल लिया। तो आपने फर्नीचर की दुकान खोला, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने वहां फर्नीचर नहीं बनवा रहे हैं, आप अपने वहां चावल हो गया, दाल हो गया, नमकीन हो गया, कुछ नहीं बनवा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, किसी बड़े होलसेलर से उस सामान को खरीद के लेके आए, अपने शॉप पे रखे और उसके बाद से उस सामान को किसी दूसरे को बेच दिए। तो आपने क्या किया, किसी बड़े होलसेलर से आपने उस सामान को अपने पास लेके आया और अपने पास से आपने उस सामान को किसी दूसरे के पास पहुंचाया। यानी आपने किसके साथ, होलसेलर से आपने सामान खरीदा और आप एज अ रिटेलर हैं, और आपने किसी कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब ये होता है जो सामान का यूज करने वाला हो, यानी आम जनता को आपने बेच दिया।
आप इस तरीके का अगर कोई भी बिजनेस करता है तो वो कहलाता है ट्रेडिंग। ट्रेड में ये होता है कि वो इंसान उस सामान को खुद नहीं बनाता बल्कि कहीं से खरीद के लेके आएगा और कुछ मुनाफा लेके किसी दूसरे को बेच देगा। तो गवर्नमेंट इस टाइप का जो भी बिजनेस करते हैं उसको गवर्नमेंट ट्रेडिंग बिजनेस के अंतर्गत में डालती है। इसमें आपका शॉप आ जाएगा, शोरूम आ जाएगा, होलसेलर आ जाएगा, रिटेलर आ जाएगा। चाहे वो होलसेलर होगा वो भी तो कहीं से सामान खरीद के लेके आएगा। तो ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे आपके किसके अंडर में आएंगे, ये सारे के सारे आपके ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर में आएंगे। यानी ओवरऑल अभी तक हम लोगों ने दो को पढ़ा। पहले में अपना कौन आया, पहले में अपना आया सर्विस, दूसरे में अपना कौन आ गया, दूसरे में आ गया आपका ट्रेडिंग। अब देखना सर्विस में जिसमें लोग लोग जिसमें ऐसे शॉप या ऐसे बिजनेस जिसमें वो लोगों को केवल सुविधा प्रोवाइड कराए, इसमें आपका रेस्टोरेंट आएगा, होटल आ जाएगा, कोचिंग आ जाएगा, हॉस्पिटल आ जाएगा। इस टाइप के सारे बिजनेस किस में आएंगे, सर्विस में आएंगे। ट्रेडिंग ऐसे बिजनेस जो सामान को नहीं बनाता बल्कि वो सामान को खरीद के लेके आता है और उसके ऊपर से कुछ मुनाफा लेके किसी दूसरे को बेच देता है। इसमें आपके छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक के लोग भी आएंगे। तो इस टाइप का जो भी बिजनेस करेगा उसको हम लोग ट्रेडिंग के अंडर में डालेंगे। अब तीसरा अपना स्टार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, यानी बिजनेस दैट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सेल्स देम। कहता है मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस होता है वो ऐसे सेक्टर में आता है जहां पे बिजनेसमैन खुद पहले उस चीज को बनाएगा। जस्ट लाइक मैंने फर्नीचर की शॉप बताई, फर्नीचर में मैंने बोला कि कोई इंसान दूसरी जगह से खरीद के लेके आया, अपने शॉप पे रखा, फिर उसको मुनाफा लेके बेच दिया, तो ट्रेडिंग में आ जाएगा। लेकिन कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे ऐसे भी फर्नीचर होते होंगे जिनका एक शोरूम होता है। उस शोरूम में वो क्या करते हैं, उस शोरूम में वो केवल फर्नीचर के सारे सामान रखे होते हैं, लेकिन उनके उसके अलावा भी उनके पास एक बहुत बड़ा सा गोदाम या एक फैक्ट्री होता है जहां पे उनके पास उनके वर्कर क्या करते हैं, उस फर्नीचर को बना के तैयार करते हैं। जस्ट लाइक यानी कोई उनकी बड़ी सी फर्नीचर हब होगा जहाँ पे उनके कारीगर फर्नीचर को अच्छे तरीके से बना के तैयार करेंगे और फर्नीचर को बना करके उनके शोरूम पे लाके डाल देंगे। अब जब वो शोरूम पे आ जाएगा तो शोरूम से वो उस सामान को किसी को भी बेच सकते हैं। यानी ओवरऑल इसमें देखा जाए तो इंसान खुद उस सामान को बना के फिर बेचता है। तो इसमें आपके फैक्ट्री, फर्नीचर निर्माता, कार कंपनी, ऐसे सभी लोग जो सामान खुद बना के बेचते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहुंच जाते हैं। अब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मेरे पास तीन बिजनेस बने। सर्विस जिसमें हम लोग केवल सेवा प्रोवाइड कराते हैं, ट्रेडिंग जिसमें हम केवल सामान खरीद के लेके आते हैं फिर बेच देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग सामान को खुद शुरू से यानी रॉ मटेरियल से बेहतरीन लेवल तक बनाते हैं और फिर उसके बाद से बेचते हैं, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ओवरऑल हमको उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे पास टोटल बिजनेस तीन टाइप्स के होते हैं और हमें हमेशा इन्हीं तीन टाइप के बिजनेस पे वर्क करना रहता है। यानी आपके पास कौन कौन सी बिजनेस मिल गई, आपके पास पहला बिजनेस मिल गया सर्विस, दूसरा मिल गया ट्रेडिंग, तीसरा मिल गया मैन्युफैक्चरिंग। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसके आगे थोड़ा और डिटेल में चलते हैं कि कुछ और चीजें देखिए, कुछ और मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स लिखी है, लिखा है अदर बिजनेस कैटेगरीज अनलोकप्रिय व्यवसाय श्रेणी। यानी कि गवर्नमेंट जिन पे टैक्स लगाते हैं उसके अलावा कुछ हमारे पास और भी बिजनेस अभी मेरे पास मौजूद हैं, जैसे ऑनलाइन बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस, होम बेस्ड बिजनेस। अभी हम लोगों को इस तीनों टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहे, फिलहाल आप इसको समझ सकते हैं कि ऑनलाइन व्यवसाय जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट या ऐसी जो भी चीजें हैं जो ई कॉमर्स साइट है वो ऑनलाइन बिजनेस में आती हैं। फ्रेंचाइजी व्यवसाय में जस्ट लाइक आपने नाम सुना होगा कि एमबीए चाय वाला एक था, उस बंदे ने क्या किया था, एमबीए किया, उसके बाद उसने अपनी एक चाय की टपरी खोली, उसका चाय का दुकान उसने कुछ अच्छे तरीके से चलाया तो उसका एक ब्रांड बन गया। तो उसने अपने इस चाय वाले के नाम से क्या करना स्टार्ट किया, फ्रेंचाइजी को बेचना स्टार्ट किया। अब जैसे जस्ट लाइक कोई एक इंसान है, मैं इस इंसान का नाम मान लेता हूँ कि इस इंसान का नाम अजीत है, ये भी एक चाय की दुकान खोलना चाह रहा है। अब ये जब चाय की दुकान खोलना चाह रहा है तो सोच रहा है कि मैं शुरू में ऐसी दुकान खोलूं कि लोग ज्यादा है, तो ये भाग के जाएगा एमबीए चाय वाले के पास जो उसका ओनर है, उससे बात करेगा कि देखिए सर मैं चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ, ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे अपनी फ्रेंचाइजी दीजिए। तो एमबीए चाय वाला बोलेगा ऐसा आप 2.5 लाख रुपए दीजिए और उसके बाद से मैं आपको अपनी फ्रेंचाइजी दे दूंगा। अब जैसे उसको 2.5 लाख रुपए या जो भी उनका बीच में जो भी मैटर फिक्स होगा अमाउंट को लेके वो उनको देगा और ये अजीत उस 2.5 लाख रुपए को लेने के बाद से अब एमबीए चाय वाले के नाम से अपने दुकान को खोल सकता है। अब इससे ये होगा कि ये कंपनी है और एक कंपनी का नाम का एक ब्रांड होता है। अब जो भी लोग आएंगे तो देखेंगे अच्छा ये एमबीए चाय वाली की होटल है, चलते हैं यहाँ पे चाय पीते हैं। इससे क्या होगा, अजीत का भी बिजनेस ग्रो होगा और साथ में एमबीए चाय वाले के भी होगा। तो इस टाइप की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आपको देखने को मिलेंगी, जस्ट लाइक पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू किसका है, अलग पांडे का। क्या तो अलग पांडे हर जगह पे जाते होंगे पढ़ाने के लिए, नहीं, अलग पांडे ने क्या किया, अपना पीडब्ल्यू की पूरी बड़ी सी कंपनी खड़ी की, अपने बदौलत खड़ी की। अब बहुत सारे कोचिंग्स वाले इनके नाम को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। इवन
फिजिक्स वाला जो है वो खुद अपनी फ्रेंचाइजी को सेल ना करके क्या करता है, अलग अलग सिटी में इस कोचिंग को खोलता है और नाम क्या डाल देता है, पीडब्ल्यू। अब आसपास के जो भी गार्जियन होते हैं वो देखते हैं अच्छा पीडब्ल्यू ये तो बहुत अच्छी कोचिंग है, ये सोच के वहां पर उनका एडमिशन कराते हैं। तो इससे क्या होता है, दोनों लोगों का ग्रोथ होता है, यानी जो उसका ओनर होता है और जो उसकी फ्रेंचाइजी के नाम से कंपनी खोलता है, उन दोनों लोगों का क्या होता है, डे बाई डे ग्रोथ होता है। इसको कहते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस। होम बेस्ड बिजनेस, होम बेस्ड बिजनेस को, बिजनेस में आपका आता है जैसे ठेले पे लगाने वाले लोग होते हैं ना, ठेले पे जस्ट लाइक लगाने वाले, चाउमीन बेचने वाले हो गए, या क्या कहते हैं पानी पूरी बेचने वाले हो गए, तो इसको बोलते हैं होम बेस्ड बिजनेस। होम बेस्ड बिजनेस का मतलब ये हो गया कि उस इंसान ने अपना पूरा रॉ मटेरियल लाया और उसका पूरा का पूरा सामान अपने घर पे, यानी अपने क्या किया, होम पे ही तैयार किया। होम पे तैयार करने के बाद उसके बाद वो सामान को कहाँ पे लेके आता है, मार्केट में लेके आता है। लेकिन मार्केट में आने के बाद भी उसके पास अपनी कोई पर्सनल शॉप नहीं होती जहाँ पे वो रख के बेचे। वो अपने ठेले को कहीं फिक्स जगह पे लगाता है और लोग वहां से आते हैं सामान को खरीद के लेके जाते हैं। तो इस टाइप का जो बिजनेस होता है उसको बोलते हैं होम बेस्ड बिजनेस। उम्मीद है आपको ये अदर जो इसके बिजनेस थे वो भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेकिन मुझको जो अभी फिलहाल में जो काम करना है, गवर्नमेंट की नजर में जो हमको 3 बिजनेस दिखाने हैं, उसमें सबसे पहला बिजनेस मुझको किसका दिखाना है, सर्विस का, दूसरा ट्रेडिंग का, और तीसरा किसका दिखाना है आपको, मैन्युफैक्चरिंग का। इन तीन पे हम लोगों को काम करना है और इन तीनों के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है कि इस पे गवर्नमेंट किस तरीके का यूज करके और किस तरीके से काम लेती है। तो चलिए दोस्तों अब आगे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि आगे हम लोगों के पास क्या मिलने वाला है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट फॉर बिजनेस, यानी गवर्नमेंट जो अलग अलग व्यापारी हैं उनको अलग अलग तरीके से किस तरीके से जीएसटी उन पे चार्ज करती है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ बिजनेस, मेरे पास 3 है, पहला है व्यापार, दूसरा है सर्विस और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग। अब इन तीनों में अगर देखूं तो जो अपना ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, अगर उनका टर्नओवर, अगर ईयरली टर्नओवर अगर 40 लाख से ऊपर पहुंच गया, यानी 40 लाख से जैसे ऊपर कमाना शुरू किए, तो उनको अब जीएसटी लेना जरूरी हो गया है। अब वो जाके अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड करवा लें। यानी कि अगर आपने नया करवाया और लग बाई चांस गवर्नमेंट ने उस पर रेड मारा या उसने पता किया और आपका पता चल गया कि बिजनेस इसके एबव है और आपने अभी जीएसटी रजिस्टर नहीं करवाई और ना ही आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो आपके खिलाफ गवर्नमेंट या क्या जो भी वहाँ का लोकल क्या जो भी मतलब टैक्स जांचने वाले होंगे वो आपके साथ लीगल एक्शन ले सकते हैं और हो सकता है वो आपकी शॉप को बंद भी कर दें या उस पर गवर्नमेंट का कोई स्टे लगा दें। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रजिस्ट्रेशन के रूल रेगुलेशन है। उसमें पहला रूल रेगुलेशन ये है कि अगर कोई व्यापारी है, किस टाइप का व्यापारी है, तो वो ट्रेड करने वाला, यानी वो सामान को खरीद के लेके आता फिर बेच देता है। अगर उसका टर्नओवर 40 लाख के एबव चला गया, अब उसे जीएसटी लेना पड़ेगा। यानी जीएसटी लेने की क्वालिफिकेशन क्या है, जीएसटी लेने की जो एलिजिबिलिटी है वो है व्यापारी के लिए 40 लाख के एबव, यानी उसका टर्नओवर, फाइनेंशियल टर्नओवर अगर 40 लाख के ऊपर गया, एक साल की कमाई 40 लाख के ऊपर गई, अब उसको जा करके जीएसटी में रजिस्टर्ड करा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस केवल 40 लाख कमाई ना, उसमें उसका प्लस क्या होगा, ओवरऑल उसकी ट्रेड, पूरा इनकम और रिजल्ट, सॉरी, उसका जो भी उसने इनकम लगाया और प्लस जो उसका प्रॉफिट मिला, यानी ओवरऑल इन दोनों को मिला के ही उसका क्या बनेगा, उसका टर्नओवर बनेगा। ओवरऑल अगर वो 40 लाख के ऊपर जा रहा है, तब वो गवर्नमेंट को क्या करेगा, जाके अपने बारे में बताएगा और अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराएगा। अगर वो 40 लाख से नीचे है तो उसको जीएसटी में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। अगर वो करा भी लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो 40 लाख के अब गया, तब उसको अब जाके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेगी। इसी तरह से सर्विस प्रोवाइडर यानी हॉस्पिटल है, कोचिंग है, या कोई भी लोग, अगर इनका भी टर्नओवर 20 लाख के एबव चला गया तो इनको भी अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। यानी जीएसटी में रजिस्टर कराने की लास्ट लिमिट कितनी है, 20 लाख। यानी अगर ये 20 लाख के एबव कमाना स्टार्ट कर दिए तो ये जाके अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड करा लें। तीसरे तीसरे में आते हैं मैन्युफैक्चरर। अगर मैन्युफैक्चरर भी 20 लाख के एबव अगर वो कमाना स्टार्ट कर दिए यानी ईयरली, तो इनको भी अब जाके जीएसटी में रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो ट्रेडर्स के लिए 40 लाख और इन लोगों के लिए कम कम, क्यों, क्योंकि ट्रेडर्स जो होता है उनके लिए प्रॉब्लम्स आती है। क्या प्रॉब्लम्स आती है, कि वो 20 का सामान करके 25 में ही बेच पाएंगे। तो जैसे 20 से 25 में भेजेंगे तो गवर्नमेंट की नजर में 25 ही जाएगा, यानी उनका टर्नओवर क्या होगा, हाई गया कि नहीं 25, इस हिसाब से उनका टर्नओवर बहुत ही ज्यादा ऊपर चला जाएगा, एवज जाएगा। एवज जाने की वजह से गवर्नमेंट ने इनका जो टर्नओवर का लास्ट लिमिट रखा वो 40 लाख रखा। क्योंकि अगर 40 लाख में देखा जाए तो उनकी जो रियल कमाई होगी, रियल कमाई मुझको मेरे हिसाब से 15 से हो सकता है वो 16 लाख तक के रुपए कमा पाए, क्योंकि उनमें तो बाकी का तो कुछ सामान ही परचेज किए होंगे जो वो बेच रहे हैं।
इसलिए ट्रेडर्स की लिमिट थोड़ा ज्यादा होती है, जबकि सर्विस प्रोवाइडर का 20 लाख में से केवल उनका 5 लाख रुपए ही उनका इनकम हो, सॉरी उनका अपना खुद का एक्सपेंस होगा। बाकी का बाकी जो 15 लाख होगा उनका क्या होगा, टोटल का टोटल बचत होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने 20 लाख तक पे ही इनके सर्विस प्रोवाइडर पे भी जीएसटी लगाई है। उसी तरह अपने मैन्युफैक्चरर पे भी है। मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो बहुत कम पैसा लगा करके वो ज्यादा सामान को बना लेते हैं, यानी लगभग लगभग उनको भी एक साल में जो भी वो सामान को बनाने में पैसा लगाते होंगे 5 से 6 लाख या 7 लाख, लेकिन वो बदले में तगड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, यानी साल के अंत तक 12 से 13 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, इनके ऊपर 20 लाख की लिमिट लगाई है कि इसके ऊपर जाते ही इनको टैक्स पे करना है। उम्मीद है ये समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ने किस हिसाब से टैक्सेशन लगाया और उनको किस हिसाब से जीएसटी के लिए बुलाया। यानी उसने बोल दिया, देखिए आप व्यापारी हैं, अच्छी बात है, आप व्यापार कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए कुछ छूट है, क्योंकि व्यापारी तो सामान 20 में खरीद के लाएगा तब ना 25 में बेचेगा, तो ओवरऑल उसकी टर्नओवर क्या होगी, थोड़ा हाई जाएगा। तो उसकी इसीलिए टर्नओवर को 40 लाख कर दिया गया, क्योंकि उस बंदे का आधा तो पूंजी उसको खरीदने फरोख्त में चलेगी, उसकी तो खुद का अमाउंट है। बाकी का जो प्रॉफिट बचता है गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग जीएसटी पे रजिस्टर कराने के लिए एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा कि कौन सा व्यापारी कितना लिमिट क्रॉस करेगा तो उसको जीएसटी में रजिस्टर कराना पड़ेगा। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, कहते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिकम्स मैंडेटरी इफ योर टर्नओवर क्रॉस द लिमिट। यानी वही मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी भी बिजनेस, इसमें से कोई एक बिजनेस है और उसका जो बिजनेस है गिवन, यानी जो भी यहाँ पे तीनों लिमिट दी है, इन तीनों लिमिट से अगर एबव चले गए तब जाके अब उनको गवर्नमेंट में रजिस्टर करा लेना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेगी। फिर आगे हम लोगों को पढ़ना है टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन कितने टाइप्स का होता है। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास बिजनेस 3 टाइप्स के हैं, बहुत ही आसानी से पढ़ लिया। पहले में हम लोगों ने पढ़ा व्यापारी, दूसरे में हम लोगों ने पढ़ा था सर्विस, तीसरे में हम लोगों ने पढ़ा था मैन्युफैक्चर। अब जरा देखते हैं कि किस टाइप से रजिस्ट्रेशन इनका होता है और क्या चीज होता है। पढ़ते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन पढ़ लेते हैं। कहते हैं अगर टर्नओवर 40 लाख से बढ़ जाता है व्यापारी के लिए, क्या कहते हैं, व्यापारी जो है अगर उनका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो जाता है तो उनको जीएसटी लेना मैंडेटरी यानी एकदम जरूरी हो गया, कंपलसरी हो गया है। अगर वो नहीं लेंगे तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेगी। चलिए अब बात आई, ठीक है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे, बट जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा रजिस्ट्रेशन जो बनता है उसमें हमारा आता है रेगुलर, और दूसरा जो बनता है उसमें आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन। अब रेगुलर और कंपोजिशन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डीप में और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो बने रहिए, हम लोग एक एक टॉपिक पे पूरा फुल डिटेल में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है रेगुलर या कंपोजिशन, गवर्नमेंट उसमें किस हिसाब से करती है। मेरे पास 3 बिजनेस है, इन्हीं 3 बिजनेस को मुझको इन दोनों के अंदर में डालना है। उसके बाद से हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट होगा। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इस पे ब्रेक लगा दिया, क्योंकि ये टाइम टेकन है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस चैप्टर के मैं 2 पार्ट्स कर लेता हूँ। एक पार्ट आज हो गया, अब एक पार्ट में अगली वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को जो भी चीज मैं बताया हूँ समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए और इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और भी ग्रो करें, आप भी ग्रो करें। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।